Good morning, dear students. Class 7th, Subject Hindi. Myself अंजलि जैन. प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो है पार्ट 11 से पार्ट 11, जिसका नाम है डॉक्टर के शब्द। पार्ट 11 डॉक्टर के शब्द प्रेरक कहानी। ये एक कहानी है जिससे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, इसलिए इसको प्रेरक कहानी का शीर्षक दिया गया है और इसका नाम है डॉक्टर के शब्द। डॉक्टर रमन के पास मरीज़ बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते थे। एक व्यक्ति हैं डॉक्टर रमन, जिनके पास मरीज़ आते थे तो वो अपने आखिरी दिनों में वे अक्सर चिल्लाते, तुम एक दिन पहले नहीं आ सकते थे। और डॉक्टर साहब हमेशा मरीज़ों को चिल्लाते थे कि क्या तुम एक दिन पहले नहीं आ सकते थे। इसका कारण भी साफ था, डॉक्टर की बड़ी फीस, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि कोई यह नहीं मानना चाहता कि आखिरी समय आ गया है, डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। इसका कारण था कि डॉक्टर्स की साहब की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा थी, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि कोई भी ये नहीं चाहता था कि आखिरी समय आ गया है, अब डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। आखिरी समय और डॉक्टर रमन जैसे एक दूसरे से मिलजुल गए थे, इस कारण वे उनसे डरने भी लगे थे। आखिरी समय और डॉक्टर रमन ये तो जैसे कि एक दूसरे से मिलजुल ही गए थे, इस कारण से वे उनसे डरने लगे थे। जो मरीज़ थे वो उनसे डरने लग गए थे। इस तरह जब वह महापुरुष मरीज़ के सामने प्रकट होते तब इस पार या उस पार निर्णय तुरंत करना होता था। इसलिए जब भी कोई मरीज़ उनके पास पहुंचता था तो या तो वो बचेगा या नहीं बचेगा, यही निर्णय वो तुरंत लेता था। तब कोई लापरवाही या चालबाजी काम नहीं आती थी। अब वे राय देने वाले डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। वो डॉक्टर ऐसे थे कि जैसे कि कोई फैसला सुनाता है जज कि तुम बचोगे या नहीं बचोगे। वो सीधे किसी मरीज़ को मुंह पर ही बोल दिया करते थे, किसी मरीज़ को राय नहीं देते थे। उनके शब्दों पर मरीज़ की ज़िंदगी निर्भर रहने लगी थी और उनके शब्दों पर ही मरीज़ की ज़िंदगी निर्भर रहती थी। लेकिन डॉक्टर साहब इन सब से परेशान नहीं होते थे। वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर ज़िंदगी बचाई जा सकती है। वो किसी भी मरीज़ से बड़ी कठोरता से बात करते थे। वो कभी भी मीठे शब्दों का प्रयोग, अच्छी भाषा का प्रयोग मरीज़ के लिए नहीं करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि मीठे शब्दों का प्रयोग करके हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। वो तो जो साफ होता था वही उस मरीज़ को बोल देते थे। वे नहीं सोचते थे कि झूठ बोलकर दिलासा देना उनका कर्तव्य है, जबकि प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देगी। वो ये नहीं सोचते थे कि अगर हम थोड़ा सा झूठ बोल देंगे तो किसी मरीज़ के मन में दिलासा आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है, डॉक्टर को पता है कि ये व्यक्ति 2-3 घंटे में, 5 घंटे में मर जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर मरीज़ को ये ना बताए कि वो 5 घंटे में मर जाएगा और उसको सिर्फ ये कहे कि तुम ठीक हो जाओगे, धैर्य रखो, अगर उसको दिलासा देगा तो कम से कम वो व्यक्ति इतना डरा हुआ नहीं रहेगा, उसके मन में एक आशा बंध जाएगी जीने की। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर रमन थे, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे। लेकिन जब भी उन्हें उम्मीद की कोई ज़रा सी किरण नज़र आती तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते, और चाहे जितने घंटे या दिन भी लग जाएं, वे सब कुछ भूलकर मरीज़ को यमराज के पंजे से छुड़ा लाने के प्रयत्न में लग जाते। डॉक्टर रमन ऐसे थे कि अगर उनको थोड़ी सी भी आशा लगती थी कि यह व्यक्ति बच सकता है तो वो जी तोड़ मेहनत करते थे, और घंटों या दिन भी लग जाएं, सब कुछ भूल कर वो मरीज़ की जान बचा लेते थे। आज एक मरीज़ के सिरहाने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो झूठ बोलकर भी उन्हें ढांढस बंधा सकें। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था। आज ऐसा समय आ गया था
कि जब उन्हें झूठ बोलकर दिलासा देने वाले लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि आज उनका जो जिगरी दोस्त था जिसका नाम था गोपाल, वो बिस्तर पर निढाल पड़ा था, बेहोश पड़ा हुआ था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी, जो किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुई थी। डॉक्टर रमन की और गोपाल की दोस्ती 40 साल पुरानी थी। किंडरगार्टन स्कूल से दोनों साथ में पढ़ते थे। अब परिवार और काम धंधे की बात को लेकर उनका मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था, पर प्यार में कमी नहीं आई थी। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते गए, परिवार और काम धंधों में लग गए, मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन फिर भी उनकी जो दोस्ती थी उसमें जो प्रेम था उसमें कमी नहीं आई थी। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता और अस्पताल के एक कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहता कि डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं। ठीक है, रविवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास आता था और अस्पताल के एक कोने में बैठ के उनका इंतज़ार करता था कि डॉक्टर साहब कब फ्री होंगे। फिर दोनों साथ खाना खाते, फिल्म भी देखते और देश दुनिया की जमकर बातें करते थे। मतलब कि इतना व्यस्त होने के बाद भी दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए रविवार के दिन समय निकालते, दोनों साथ खाना खाते, फिल्म देखने जाते और देश और दुनिया की बातें करते थे। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया है, और डॉक्टर रमन तो इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जो गोपाल हर रविवार को उनसे मिलने आता है वो 3 महीने से क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बहुत बिजी थे, इसलिए उनका इस ओर ध्यान नहीं गया। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीज से भरे अस्पताल की एक बेंच पर उसके बेटे को इंतज़ार करते देखा, तब उन्हें यह याद आया। और एक दिन क्या हुआ कि जब गोपाल का बेटा एक अस्पताल की बेंच पर बैठा हुआ था, तब उनको याद आया। फिर भी वे 1 घंटे तक उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम में जाने के लिए उठे तो उसके पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटा? लड़का झेपता हुआ धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। उन्होंने देख लिया था, डॉक्टर रमन ने देख लिया था कि गोपाल का बेटा आया हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना व्यस्त थे कि 1 घंटे तक उसके लिए समय नहीं निकाल पाए। और जब वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तब वो रुक गए उसके पास और बोले कि यहाँ पे क्यों आए हो? तब उसका लड़का झेप गया, डर रहा था, और उसने धीरे से कहा कि मुझे मेरी माँ ने यहाँ पे भेजा है। बात क्या है? तो डॉक्टर रमन ने कहा कि क्या बात है? उसने जवाब दिया कि पापा बीमार है, मतलब कि जो गोपाल उनका दोस्त है वो बीमार है। आज ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके। इसके बाद वे तुरंत लॉली स्टेशन में स्थित मित्र के घर चल पड़े। आज ऑपरेशन का दिन था, मतलब डॉक्टर रमन के पास आज बहुत सारे ऑपरेशन थे, उनको फुर्सत नहीं मिली 3 बजे तक। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो फ्री हुए, तुरंत ही वो लॉली स्टेशन में अपने मित्र के घर चल पड़े। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसके सिरहाने जा खड़े हुए और पत्नी से पूछा, कब से बीमार है? ठीक है, डॉक्टर साहब उसके पास चले गए अपने दोस्त के पास और उनकी पत्नी से पूछा कि ये कब से बीमार हैं? 1.5 महीना हो गया, उनकी पत्नी ने जवाब दिया। किससे इलाज चल रहा है? डॉक्टर साहब ने पूछा कि इलाज किससे करवा रहे हो? एक पड़ोसी डॉक्टर से, वो हर तीसरे दिन आते हैं और दवा देते हैं। तब उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि पड़ोस में जो एक डॉक्टर हैं उससे मैं इलाज करवा रही हूँ, वो हर तीसरे दिन में आते हैं और दवाई देकर जाते हैं। नाम क्या है उसका? नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो कुछ बताना था, तुमने खुद क्यों खबर नहीं की? जब गोपाल की पत्नी ने उस डॉक्टर का नाम बताया तो वो उस डॉक्टर को पहचानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे खुद खबर क्यों नहीं की? ये वो प्रश्न पूछ रहे थे। हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और बेकार में आपको परेशान करना होगा, गोपाल की पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा। गोपाल की पत्नी ने बड़े दया भाव से कहा कि हमने सोचा कि आप बहुत व्यस्त होंगे और आपको परेशान नहीं करना चाहिए। वह काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। डॉक्टर साहब समझ गए, अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है।
डॉक्टर साहब तो उसको देखकर ही समझ गए थे कि अब हमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कोट उतारा और बक्सा खोला, इंजेक्शन ट्यूब निकाली, सुई खोलते पानी में रख दी। गोपाल की पत्नी उन्हें यह सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी और सवाल पूछने लगी। डॉक्टर साहब ने गोपाल का इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने इंजेक्शन को उबलते हुए पानी में डाल दिया और सुई ट्यूब भी निकाल ली और गोपाल की पत्नी ये सब उनको करती हुई देख रही थी और परेशान होकर वो पूछने लगी, अब सवाल मत करो। डॉक्टर ने ज़ोर से कहा कि अब कुछ मत कहो। उन्होंने बच्चों पर नज़र डाली जो खोलते पानी में सुई को उछलते देख रहे थे। वे बोले, बड़े लड़के को यहीं रहने दो, बाकी सबको किसी और कमरे में भेज दो। उन्होंने बड़े लड़के को वहीं रहने के लिए कहा और कहा कि बाकी बच्चों को किसी और कमरे में भेज दो। मरीज की बाहों में इंजेक्शन लगाकर वे कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। मरीज शांत पड़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया और थकान से आंखें मूंदने लगी। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? डॉक्टर साहब ने गोपाल की बाहों में इंजेक्शन लगा दिया और कुर्सी पर बैठ गए। घंटे भर उसे वॉच किया, उसे देखते रहे और मरीज भी शांत पड़ा हुआ था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना आने लग गया, थकान होने लग गई उनको। जो गोपाल की पत्नी थी वो कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी और फिर वो धीरे से बोली कि क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? नहीं। हालांकि भूख से वे बेहाल हो उठे थे। उन्होंने नहीं बोल दिया, लेकिन उन्हें भूख लग रही थी। उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद वे उठे और बोले, मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा, इन्हें बिल्कुल मत छेड़ना। थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। थोड़ी देर के बाद वो उठे और उन्होंने कहा कि इनको बिल्कुल परेशान मत करना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और उन्होंने अपना थैला लेकर कार में जाकर वो बैठ गए। 15 मिनट में वे वापस आ गए। साथ में एक नर्स और सहायक भी थी। 15 मिनट हुए और वो वापस आ गए। उनके साथ में एक नर्स थी और एक सहायक भी था। मरीज़ की पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूँगा। क्यों, क्या हुआ है? मरीज़ की पत्नी ने घबराकर पूछा। वो एकदम घबरा गई कि अरे ऑपरेशन की क्या बात है, क्या हो गया ऐसा? उन्होंने कहा कि बाद में बताऊंगा, अभी तुम लड़के को यहाँ छोड़ दो और पड़ोसी के घर चले जाओ और जब तक मैं बुलाऊं नहीं वापस मत आना। उन्होंने कहा कि तुम पड़ोसी के घर चले जाओ, अपने बेटे को यहीं छोड़ दो और जब तक मैं ना बुलाऊं वापस मत आना। मरीज़ की पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने को हुई, लेकिन नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। रात को करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली और बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब ये ज़रूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आँखों से उसे देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? नाड़ी में तो सुधार हुआ है। रात को करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली। वो धीरे से हिला, बिस्तर पे धीरे से हिल गया तो सहायक बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अब ये ठीक हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? इसकी जो नब्ज़ चल रही है, इसकी जो धड़कन चल रही है, उसमें तो सुधार हुआ है, मतलब नाड़ी में तो सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर मरीज़ भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वह टिकता नहीं है, वह झूठा साबित होता है। फिर थोड़ी देर बाद सोचकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो यह अगले 40 बरस तक चलती रहेगी, लेकिन मुझे शक है कि रात के 2 बजे के बाद भी यह इसी तरह चलती रहेगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसकी हालत में सुधार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये टिक नहीं रहा है, ये झूठा साबित हो सकता है। थोड़ी देर उन्होंने सोचा और फिर बोले कि इसकी नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो तब तो ये अगले 40 साल तक और जी सकता है, लेकिन मुझे शक है कि रात को 2 बजे तक अगर चलती रही या नहीं रही तो आगे क्या होगा वो कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और मरीज़ के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज़ ने आंखें खोली और डॉक्टर की ओर देखकर मुस्काया। करीब रात को 11 बजे मरीज़ ने आंखें खोली और डॉक्टर साहब को देखकर वो मुस्कुरा दिया।
उसमें हल्का सुधार हुआ था और उसने कुछ खाना भी खाया। उसमें उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, उसने कुछ खाया भी सही। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे, लेकिन वे चुप बैठे मरीज़ की ओर देखते रहे। लगता था कि वे किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। मरीज़ की पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर हैं? डॉक्टर था, हाँ, रात को 11 बजे के करीब जो मरीज़ था उसने आंखें खोली, वो मुस्कुराया, उसकी हालत में सुधार हुआ, उसने कुछ खाया। ठीक है, घंटे भर में चैन और खुशी की पूरे घर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई कि अरे मरीज़ ठीक हो गया है। ठीक है, और सब डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करने लग गए, लेकिन जो डॉक्टर थे वो चुप बैठे थे, वो मरीज़ की ओर देख रहे थे। तब मरीज़ की पत्नी ने पूछा कि अब ये खतरे से बाहर हैं या नहीं। बिना सिर घुमाए उन्होंने सिर नहीं घुमाया और कहा, इन्हें हर 40 मिनट पर ग्लूकोज और ब्रांडी देते रहो, 2 चम्मच काफ़ी होगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर 40 मिनट पर इनको ग्लूकोज दो, ब्रांडी दो, 2 चम्मच ब्रांडी काफ़ी होगी। मरीज़ की पत्नी रसोई घर में चली गई। वह बेचैन हो रही थी। वह चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उसे पता चल जाए। मरीज़ की पत्नी बेचैन हो रही थी। वो ये चाह रही थी कि खबर अच्छी हो या बुरी हो, मतलब कि वो व्यक्ति बचेगा मरीज़ या नहीं बचेगा, ये उसे बता दिया जाए। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे? दुविधा उसके लिए असहाय होती जा रही थी। डॉक्टर साहब उसे कुछ बात साफ साफ नहीं बता रहे हैं, ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। शायद वे मरीज़ के सामने कुछ न कहना चाहते हों, इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारे से बुलाया। वे चले गए तो उनसे पूछा, अब ये कैसे हैं, बच तो जाएंगे? पत्नी को लगा कि शायद डॉक्टर साहब मरीज़ के सामने कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए उसने डॉक्टर साहब को रसोई घर में बुलाया और फिर वहाँ पूछा कि अब ये कैसे हैं और बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। डॉक्टर ने होंठ काटे और ज़मीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अपने पर काबू रखो, इस वक्त कोई सवाल मत करो। डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने आप पर काबू रखो, इस वक्त मुझसे कोई भी सवाल मत करो। भय से मरीज़ की पत्नी की आंखें फैल गई। उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे सच बता दीजिए। पत्नी उनकी जो मरीज़ की पत्नी थी वो बहुत डर गई। उसने डॉक्टर साहब के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि आप मुझे सच बता दीजिए, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यह कहकर वे कुर्सी पर फिर से बैठ गए। पत्नी ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मरीज़ ने चौंक कर आंखें खोली और देखने लगा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाज़ा बाहर से बंद कर कुंडी चढ़ा दी, जिससे आवाज़ बाहर निकलने से रुक गई। पर जो मरीज़ की पत्नी थी वो तो चिल्ला कर रोने लग गई। उसका रोना सुनकर मरीज़ ने आंखें खोली और देखने लगा कि आखिर क्या हो गया। डॉक्टर साहब फिर से उठे और रसोई घर की ओर गए और दरवाज़ा बाहर से लगा दिया, जिससे उसकी आवाज़ बाहर नहीं आए। वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज़ ने धीरे से पूछा, कैसी आवाज़ थी, कोई रो रहा था क्या? जब डॉक्टर साहब वापस आए तब मरीज़ ने पूछा कि आवाज़ कैसी थी, क्या कोई रो रहा था? डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने पर जोर मत डालो, बात मत करो, सोने की कोशिश करो। मरीज़ ने फिर से पूछा, क्या मैं जा रहा हूँ? मुझसे मत छुपाओ कि क्या मैं मर रहा हूँ, क्या मेरा अंतिम समय है, आप मुझसे कुछ मत छुपाइए। डॉक्टर ने अस्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर जा बैठे। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। ठीक है, डॉक्टर ने अस्पष्ट सी ध्वनि की, उन्होंने कुछ कहा लेकिन वो स्पष्ट नहीं कहा और वो कुर्सी पर बैठ गए। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लीपापोती उनके स्वभाव में नहीं थी, इसी कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे। वो कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं करते थे, वो बिल्कुल साफ साफ बात करते थे और इसी कारण से लोग उनके शब्दों को महत्व देते थे। उन्होंने मरीज़ की तरफ एक नज़र डाली। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और धीरे से कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि और कितना जीऊँगा, मुझे वसीयत पर दस्तखत करने दो। उन्होंने मरीज़ की तरफ नज़र डाली। ठीक है, डॉक्टर ने मरीज़ की ओर देखा और मरीज़ उन्हें पास में बुला रहा था।
जब वो उसके पास में गए तो उन्होंने मरीज़ ने धीरे से कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना जीऊँगा। मुझे अपनी वसीयत पर दस्तखत करने दो। अगर मैं मरने वाला हूँ तो मुझे अपनी वसीयत पर साइन करना है। डॉक्टर बोले, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन यह कहते हुए वे स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने ऊपर दबाव मत डालो, शांत रहो। लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, कितना अच्छा हो मैं इस सब से बचकर किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मुझे कोई सवाल न पूछा जा सके। डॉक्टर सोच रहे थे कि मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझसे कोई सवाल न करे। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाने चाहिए, नहीं तो। वो सोच रहे थे कि अगर वसीयत पर दस्तखत करना है तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, वरना ये शायद बच नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब जानते थे कि इसके पास समय बहुत कम है। वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। घर की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था और सुब्बिया तथा उनके लोगों की भी उन्हें सही जानकारी थी। घर की समस्याओं का उनको मालूम था, उन्हें ज्ञात था और सुब्बिया और उसके लोगों की भी उनको जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते थे? अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे देते हैं तो यह उसकी मौत का परवाना भी हो सकता है, क्योंकि इस कारण जीवित रहने की उसकी कोशिश एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे दी तो ये निश्चित हो जाएगा कि वो मरने वाला है और वो जीने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा मरीज़। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज़ बराबर उनको देखे जा रहा था। डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। वसीयत की फिर क्यों ज़रूरत है? डॉक्टर ने ये बात खुद से कही कि मेरे शब्द इसको बचा सकते हैं तो फिर ये मरेगा नहीं, वसीयत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा, सुनो गोपाल, यह पहली दफ़ा वे अपने मरीज़ के सामने नाटक करने जा रहे थे। झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने। मरीज़ के ऊपर झुककर ज़्यादा जोर देकर बोले, वसीयत की फ़िक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। उन्होंने पहली बार अपने किसी मरीज़ से झूठ बोला कि वसीयत की फ़िक्र मत करो, तुम जियोगे और तुम्हारा दिल अभी बहुत मजबूत है। यह सुनते ही मरीज़ के चेहरे पर चमक आ गई। संतोष की सांस भरकर उसने कहा, तुम कह रहे हो यह? तुम्हारे मुंह से निकली बात ज़रूर सच होगी। ये सुनते ही मरीज़ के चेहरे पर तो चमक आ गई। उसने सांस ली और कहा कि ये तुमने कहा है, तुम्हारे मुंह से जो बात निकल गई वो सच होती है, तो ये बात ज़रूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मैं कह रहा हूँ, तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो। अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, मन में से सब परेशानियाँ निकाल दो, मैं सवेरे तुमसे मिलूँगा। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये मैं ही कह रहा हूँ, तुम हर समय ठीक हो रहे हो और अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, मन से सारी परेशानियाँ निकाल दो, मैं तुमसे सुबह मिलूँगा। मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। घर जाते हुए रास्ते में वे अस्पताल में रुके, सहायक को बुलाया और बोले, तुम लाली एक्सटेंशन वाले मरीज़ के पास चले जाओ, दवा की एक ट्यूब साथ ले जाना, अब किसी भी क्षण वह जा सकता है, कष्ट ज़्यादा हो तो यह ट्यूब दे देना, जल्दी करो, जाओ। घर जाते हुए रास्ते में वो अस्पताल में गए। सहायक को कहा कि तुम लाली एक्सटेंशन वाले मरीज़ के पास जाओ, क्योंकि अब वो किसी भी क्षण जा सकता है, अगर उसे ज़्यादा परेशानी हो तो यह ट्यूब तुम उसको दे देना। दूसरे दिन 10 बजे वह फिर वहाँ पहुँचे। कार से निकलते ही मरीज़ के कमरे की ओर तेज़ी से गए। मरीज़ जाग रहा था। सहायक ने बताया कि नब्ज़ सही चल रही है। उन्होंने स्टेथोस्कोप मरीज़ के दिल पर रखा, कुछ देर तक सुना और उसकी पत्नी से बोले, देवी अब खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। वो कार से उतरे और तेज़ी से मरीज़ के कमरे की ओर गए। सहायक ने बताया कि उसकी नब्ज़ ठीक चल रही है। उन्होंने उसके दिल पर स्टेथोस्कोप रखा और सुना उसके दिल की आवाज़, जो कि सही से धड़क रहा था। और तब उसने मरीज़ की पत्नी को कहा कि देवी अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा।
अस्पताल लौटते हुए सहायक ने पूछा, सर क्या वे जीवित रहेंगे? ये सवाल जो था वो सहायक ने पूछा। अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा यह पहेली रहेगी कि वह यह हमला कैसे झेल गया। और डॉक्टर ने कहा कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन उनके लिए यह एक पहेली ही रहेगी कि वो ये हमला कैसे झेल गया, वो कैसे ज़िंदा बच गया। असल में हुआ यह था कि डॉक्टर साहब ने उसको अंत समय में जो कह दिया था कि तुम धीरे धीरे हर क्षण ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो जाओगे, ये पॉजिटिव बात उस मरीज़ के दिल पर जा लगी। उसने उस बात को पॉजिटिव वे में लिया और ज़िंदा रहने की उसके अंदर एक जो ख्वाहिश थी वो बढ़ गई और वो ठीक होने लग गया। इस कहानी का मूल्य है परिस्थिति के अनुसार झूठ सच का महत्व तथा कार्य व फर्ज के प्रति सजगता। हमें परिस्थिति के अनुसार झूठ और सच का महत्व समझना चाहिए। किस परिस्थिति में सच कहा जाए और किस परिस्थिति में झूठ कहा जाए, ये हमें समझना चाहिए। कहते हैं कि कभी कभी किसी के भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता। इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी जो झूठ कहा था कि तुम ठीक हो रहे हो, वो झूठ झूठ नहीं था, वो उसके लिए वरदान साबित हो गया और मरीज़ की ज़िंदगी बच गई। कार्य व फ़र्ज़ के प्रति सजगता। हमें अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए और अपना फ़र्ज़ ठीक से निभाना चाहिए। ये कहानी थी R.K. नारायण की। R.K. नारायण जी ने इस कहानी को लिखा है। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज, जो कि है पेज नंबर 79 पर। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में सही या गलत का निशान लगाइए। डॉक्टर रमन झूठ का सहारा नहीं लेते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर रमन के पास मरीज़ बीमारी के आखिरी दिनों में आते थे, ये भी बिल्कुल सही है। पहले गोपाल का इलाज पड़ोस के डॉक्टर कर रहे थे, तो बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर रमन गोपाल को बीमारी से बचा नहीं सके, ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है, तो हमने क्रॉस लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन, किसने किससे कहा? सही उत्तर पर रेड का निशान लगाइए। बड़े लड़के को यहीं रहने दो, बाकी सबको किसी कमरे में भेज दो, ये डॉक्टर ने कहा था, इसलिए हमने इस पर टिक लगा दिया। कैसी आवाज़ थी? कोई रो रहा था क्या? ये किसने कहा था? ये कहा था गोपाल ने। प्रश्न 3, गद्यांश दिया गया है जिसमें से आपको सही विकल्प पर टिक लगाना है। पहला प्रश्न, गोपाल डॉक्टर रमन से अक्सर कब मिलने जाता था? तो वो है प्रत्येक इतवार को, ये बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर रमन और गोपाल की दोस्ती कितनी पुरानी थी? तो वो थी 40 साल पुरानी, इस पर टिक लगा दिया। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पिछले 3 महीने से गोपाल मिलने नहीं आया। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पर मिलेगा भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में राइट का निशान लगाइए। पहला, जो रोगग्रस्त हो उसे हम क्या कहते हैं? रोगी कहते हैं, रोगी पर टिक। रोगी की चिकित्सा करने वाला कौन होता है? चिकित्सक। उपकार मानने वाला होता है कृतज्ञ। जिसमें धैर्य न हो वो होता है अधीर, और न्याय करने वाला होता है न्यायाधीश। सेकंड क्वेश्चन, सोहन साइकिल चला रहा है। इस वाक्य में सोहन कर्ता, साइकिल कर्म, चला रहा है क्रिया शब्द है। देखो बच्चों, जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो कर्म कहलाता है, जैसे साइकिल कर्म है, और चला रहा, चलाना क्रिया है, ये क्रिया शब्द है। तो हमको कर्ता और कर्म को अलग अलग करना है। डॉक्टर रमन ने मरीज़ को समझाया, तो कर्ता है डॉक्टर रमन और कर्म है मरीज़। गोपाल अस्पताल पहुंच जाता था। गोपाल यहाँ पे कर्ता है और अस्पताल कर्म। डॉक्टर रमन का मित्र कुर्सी पर बैठा रहता। तो डॉक्टर रमन का मित्र ये पूरा कर्ता है और कुर्सी कर्म है। गोपाल की पत्नी ने किस्सा सुनाया। यहाँ पर गोपाल की पत्नी कर्ता है और किस्सा कर्म है। पत्नी रसोई घर में चली गई। पत्नी कर्ता है और रसोई घर है कर्म। प्रश्न 3,
कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से खाली जगह भरना है। अब वे राय देने वाले डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। सुनाना से हमने बनाया सुनाने। इसी तरह से वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर ज़िंदगी अब बचाना से बनाएंगे बचाई जा सकती है। ठीक है, वैसे ही उतरना से हमने बनाया है उतर। ज़रा सी उम्मीद नज़र आती तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते। फोर्थ, रुमाल निकालकर उन्होंने माथे से पसीना पोंछना से बना पोंछा। गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया था। आना क्रिया से बना आया। जब वे ऑपरेशन रूम जाने के लिए उठे तो उसके पास जाकर बोले। उठना और बोलना, उठना से बना उठे, बोलना से बना बोले। प्रश्न 4, क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। जिसके साथ कर्म का उल्लेख न हो, जिसके भी क्रिया के साथ कर्म न हो तो वो होता है अकर्मक, और जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है और जिस भी वाक्य में कर्म दिया होता है, क्रिया के साथ कर्म दिया होता है, तो वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल देखो, सुमित खेल रहा है। खेलना यहाँ पे क्रिया है, ठीक है, लेकिन खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, किससे खेल रहा है नहीं बताया है। यह बताया है कि सुमित थे, लेकिन सुमित तो हमारा कर्ता है, काम करने वाला है। उसी के नीचे सकर्मक क्रिया में बनेगा सुमित फुटबॉल खेल रहा है। अब खेल रहा है क्रिया है, लेकिन क्रिया कहाँ हो रही है, किसके साथ हो रही है, फुटबॉल के साथ, मतलब कि फुटबॉल हमारा कर्म है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रिया के भेद से मिलान करना है। डॉक्टर साहब मरीज़ का इलाज कर रहे थे, ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे कर्म दिया हुआ है ना। गोपाल लगातार देखते ही जा रहा था। अब यहाँ पर कर्म नहीं दिया है तो हमने लिख दिया अकर्मक। रात के करीब 8 बजे मरीज़ ने आंखें खोली। यहाँ पे कर्म दिया है तो सकर्मक। डॉक्टर साहब बैठे रहे, यहाँ पे कर्म नहीं है तो अकर्मक। परिवार वाले एकदम बेहाल हो उठे थे, ये सकर्मक क्रिया है। और आखिरी है, मरीज़ ने वसीयत पर दस्तखत करने की इजाज़त मांगी, ये सकर्मक क्रिया है। प्यारे बच्चों, आपका यह लेसन पार्ट 11 बुक एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।